Yeah, when we talk about this poem, especially elegy, then remember that कि elegy is a subjective form of poetry. जो elegy है वो subjective form of poetry. यह एक common point है. और सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री वह पोइट्री होती है जिसमें पर्सनालिटी ऑफ द ऑथर, सब्जेक्टिविटी, ऑथर एक्सप्रेसेस हिज ओन आइडियाज, शेयर्स हिज ओन फीलिंग. तो जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, इन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री यू फाइंड दैट देयर इज अ डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर. ऑथर और रीडर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है. और ये चीज कहाँ पे देखने को मिलता है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में देखते. अब सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में क्या क्या चीजें आती है? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में अगर आप देखेंगे एलिजी, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में आपका सोनेट, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में लिरिक, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में ओड. ये चार चीजें आती है. ईडल भी हमें कह सकते हैं कुछ ऐसा ही उसका हिस्सा है. ईडल कोई पोयम नहीं है या कोई ऐसा नहीं कि IDYLL या कोई अलग से उसका एनी आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट एनी न्यू स्पीसीज ऑफ द पोएम. नो, नॉट एट ऑल. इट्स द पार्ट ऑफ द पोएम. या किसी पोएम का हिस्सा हो सकता है, किसी लॉन्गर पोएम का, लिरिक का, समटाइम्स बैलेट में, समटाइम्स एपिक में, समटाइम्स ड्रामा. तो इट मीन्स दैट कि जब आप ईडल की बात करते हैं, IDYLL, तब यह क्या होता है? यह किसी पोएम का हिस्सा होता है, न कि पोएम का कोई टाइप होता है. अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आज हम क्या क्या लेने चल. सबसे पहला चीज आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली वी विल डिस्कस अबाउट एलिजी, एलिजी के अलावा लिरिक, लिरिक के अलावा ईडर. ये 3 पॉइंट तो उम्मीद है कि कवर करेंगे. अब अगर आप बात करते हैं कि एलिजी क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो डिफिनेशन पूछी जाएगी कि एलिजी इज अ टाइप ऑफ पोएम composed on the death of someone or the last of anything. एलिजी एक ऐसी पोयम है जो किसी की मौत पर या किसी वस्तु के खो जाने पर लिखी जाती है. Again, I would like to tell you, it is said that elegy is a type of poem composed on the death of someone or the last of anything. It means that in elegy, the poet laments. In elegy, the poet cries. In elegy, the poet sobs. In elegy, you find that uh, there is a shrieking, SHRIEKING. और इस तरह का चीज है. तो अगर आप एक चीज यही ध्यान में रखेंगे कि एलिजी एक ऐसी पोयम है जो किसी आदमी की मौत पर या किसी वस्तु के खो जाने पर लिखा जाता है. जैसे लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉस ऑफ रिलीजन, लॉस ऑफ गुडनेस, लॉस ऑफ मोरालिटी, लॉस ऑफ वर्च्यू इन सोसाइटी. अगर समाज में ये चीजें गायब हो जाती हैं तब भी लोग क्या करते हैं? उसको लेकर के कंपोज करते हैं पोयम, जिसमें जो है ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस, आप कह सकते हैं नोट ऑफ ह्यूमन मिसरी हम देखते हैं. खास करके अगर आप पोयम पढ़ेंगे मैथ्यू आर्नल्ड का, दो वर बीच रहा है, मेमोरियल वर्सेस रहा है, या उनका पोयम जो है फारसेकन मरमन रहा है. अगर आप ये सारी पोयम को देखेंगे तो यू फाइंड द नोट ऑफ ह्यूमन मिसरी. मानव जीवन से जुड़े हुए जो कष्ट है वो आपको नजर. सो जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि ये तो एक डिफिनीशन है एलजी का, जो हम सबको पता होना चाहिए कि एलजी का क्या डिफिनीशन है. अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो एलजी है उसके टाइप्स की, एलजी के टाइप्स, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर है पैस्टोरल एल, PASTORAL, पैस्टोरल एल. तो एक तो मैंने आपको क्या बताया, एलजी का डिफिनीशन बताया. अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एलजी का टाइप्स बता रहा हूँ. तो जो एलजी का टाइप्स है उसमें से एक क्या है? पेस्टरल एलजी. पेस्टरल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड पेस्टर से आया. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. द वर्ड पेस्टर, PASTOR, इट्स अ लैटिन वर्ड. उसी से आपका पेस्टरल बना हुआ. तो पेस्टरल जो एलजी है वह लैटिन वर्ड से आया हुआ है. और पेस्टर का मतलब होता है शेपर्ड एंड शेपर्डेस. इसका मतलब कि एक ऐसी एलिजी जो कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले या ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो लोग जिंदगी व्यतीत करते हैं
उनकी लाइफ को लेकर के, उनके दुखों को लेकर के, उनकी डेथ को लेकर के अगर कोई एलिजी लिखी जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको पेस्टोरल एलिजी कहा। Again, I would like to define कि there is a word pastoral, P-A-S-T-O-R-A-L, pastoral. दिस पेस्टोरल एलिजी, ये जो पेस्टोरल एलिजी है कहाँ से आती है, लैटिन वर्ड पेस्टर्स, इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड पेस्टर, P-A-S-T-O-R, पेस्टर से आता है। रिमेम्बर दैट कि जो लैटिन वर्ड पेस्टर है उसका मतलब क्या होता है, शेफर्ड एंड शेफर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय शेफर्ड एंड शेफर्ड? रस्टिक पीपल, और यू कैन से कि पीपल लिविंग इन विलेज एरियाज, जो विलेज एरियाज में रह रहे हैं, जो रस्टिक पीपल हैं, उनकी लाइफ को, या अगर वहां पे कोई मिस हैपनिंग होता है, उनके सारोस को, उनको, उनके डेथ को लेकर के जो पोयम की जाती है, कंपोज की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। तो इन पेस्टोरल एलिजी you find the participation of shepherd and shepherdess. A shepherd laments on the death of another shepherd. पेस्टोरल एलिजी में हम शेफर्ड और शेफर्डेस का पार्टिसिपेशन पाते हैं, और हम ये देखते हैं कि एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड की डेथ पर लैमेंट करता है। क्योंकि एलिजी का डिफिनेशन यही है कि एलिजी इज अ पोएम कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनी। एक चीज आपको ये ध्यान, अब अगर आप देखिएगा कि क्या पेस्टोरल एलिजी, बहुत सारी पोएम्स है जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें से एक है थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो पेस्टोरल है। उसके अलावा आपने नाम सुना है लिसिडास, आपने नाम सुना है एडोनाइस, आपने नाम सुना है थायरिसिस, आपने नाम सुना है स्कारलेट जिप्सी। ये सब मैं अभी नाम बता रहा हूँ, आखिर में नहीं बता रहा, लेकिन आपने नाम सुना। ये सब कौन सी एलिजीज है, सब का सब पेस्टोरल एलिजीज। मैंने शुरू कहाँ से किया, मैंने जो शुरू किया है वो आपका कहाँ से शुरू किया है, थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो ऐसा नहीं है कि थॉमस ग्रे का जो एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है वहीं से एलजी की शुरुआत हुई। पेस्टोरल जो एलजी है ये तो कहीं ना कहीं इटली में, लैटिन में, वहां पे एक सिसिलियन आइलैंड था, सिसिलियन पोएट थे थियोक्रिटस। ध्यान से सुनिएगा कि जो पेस्टोरल एलिजी है वह कहाँ से शुरू होता है, पेस्टोरल एलिजी आपका सिसिलियन, सिसिलियन एक जगह है, सिसिलियन जगह, वहां पर वो जो है क्या होता है, वहां पे एक पोएट है, और उन पोएट का क्या नाम है, उन पोएट का अगर आप नाम देखेंगे थियोक्रिटस, Theocritus, थियोक्रिटस, वहां से शुरू थियोक्रिटस। एंड यू विल कम टू नो कि उसके बाद रोमन पोएट वर्जिल उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है कि द क्रेडिट गोज टू थियोक्रिटस, जो कि आपकी इटालियन या लैटिन पोएट है। उसके बाद आपके कौन आते हैं, वर्जिल आते हैं। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है, दो नाम, थियोक्रिटस, Theocritus। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब पेज नंबर 60 पर जो मैंने लिखा है, पेज नंबर 60 पर ये सारे पॉइंट्स हैं। जिन्होंने क्लास को पहली बार ज्वाइन किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि एक अलग से, नो, नॉट एट ऑल। रिमेम्बर दैट ये सारी बातें पेज नंबर 60 जो बुक एंड इमरान गाइड है वहां से की जा रही है, वहां पे सब पॉइंट्स में दिया। तो मैंने आपको क्या क्या डिफाइन किया, मैंने आपको बताया कि एलजी क्या है, फिर मैंने आपको बताया एलजी के टाइप्स में पेस्टोरल एलजी, कि जो पेस्टोरल एलजी है यह लैटिन वर्ड पेस्टर से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, शेफर्ड एंड शेफर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, शेफर्ड एंड शेफर्ड। अब शेफर्ड और शेफर्डेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यू फाइंड कि पेस्टोरल एलजी का सेटिंग जो होगा वो कंट्री साइड, पेस्टोरल एलजी का जो सेटिंग होगा वो विलेज एरियाज में, पेस्टोरल एलजी का जो सेटिंग होगा उसमें रस्टिक पीपल होंगे, उसमें रस्टिक पीपल की लाइफ के बारे में जिक्र किया जाएगा। वहाँ वहाँ पे अगर कोई शेफर्ड मर जाता है तो उसके मरने के बाद अगर कोई दूसरा शेफर्ड उसकी डेथ पे कुछ पार्टिसिपेट करता है या चीजें करता है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। सवाल उठता है कि पेस्टोरल एलजी की शुरुआत कहाँ से होती है, इटली से होती है। अगर आपको याद होगा कि इटली में एक जो पोएट रहे हैं जिसका नाम सिसिलियन आइलैंड था, तो सिसिलियन आइलैंड में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि थियोक्रिटस है, थियोक्रिटस के अलावा जो है वर्जिल है, ये सबके सब रहे। तो थियोक्रिटस है,
थियोक्रिटस के अलावा वर्जिल है। इन सब लोगों ने क्या किया हुआ है कि उसको कंपोज करना शुरू किया, या उसमें उस तरह की चीजें नजर आती। सो what I want to tell you, whenever you go with these things, whenever you go with this, whenever you take this, you have to keep in your mind। इंग्लैंड में मैंने कई एग्जांपल आपको बताया, जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने बताया टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो 1751 में आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मैथ्यू अर्नाल्ड का थायरिसिस है, रगबाई चैपल है, और स्कॉलर जिप्सी है, वो भी पेस्टरल एलजी का, मिल्टन का लिसिडास है, शेलीज का एडोनाइस है, एडमंड स्पेंसर का एस्ट्रोफिल। तो ये नाम आपको, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमंड स्पेंसर का जो एस्ट्रोफिल है, वह जो है सर फिलिप सिडनी की मौत पर लिखा। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एडमंड स्पेंसर एस्ट्रोफिल एलजी है या पेस्टोरल एलजी का एग्जांपल है, किसकी डेथ पर लिखा गया? सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा। उसके बाद जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन का लिसिडास आता है। लिसिडास जो है उनके दोस्त एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा गया। किसकी मौत पर लिखा गया? उनके दोस्त एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा गया। शेली का एडोनाइस है, जॉन कीट्स की मौत पर लिखा गया। किसकी मौत पर लिखा गया? जॉन कीट्स की मौत पर लिखा गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो ऑर्नल्ड का जो थायरिसिस है, जो रगबाई चैपल है, उन सब में अगर आप देखेंगे कि थायरिसिस उनके दोस्त की मौत पर लिखा गया, रगबाई चैपल जो लिखा गया उनके जो है फादर की डेथ पर लिखा गया। तो इस तरह से किसी न किसी की डेथ पर लिखा गया। ये सिंपल सा डिफिनेशन है कि एलिजी इज अ पोयम composed on the death of someone or the last of any। ये पॉइंट आपको ध्यान देना। फिर मैंने कौन सा सीक्वेंस लिया? पेस्टरल एलगी कर लिया, जिसमें मैंने बताया कि पेस्टरल एलगी इटली में आती है, और वहां पे कौन से दो लोग उसको आगे बढ़ाते हैं? एक तो नाम है थियोक्रिटस, THEOCRITUS। उसके बाद वर्जिल उसको और आगे ले जाते हैं। इंग्लैंड में मैंने बहुत सारे नाम लिए कि इंग्लैंड में या इंग्लिश पोइट्री में टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, शेलीज का एडोनाइस है, मिल्टन का लिसिडास है, एडमंड स्पेंसर्स का एस्ट्रोफेल है। उसके बाद जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का रगबाई चैपल है, थायरिसिस है, और आप देख सकते हैं कि अ, एक और बहुत फेमस है इनकी, उनका स्कॉलर टिप्सी रहा है। दिस थिंग्स यू फाइन। सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप इन सब चीजों को लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली काफी चीजें कवर हो जाती है। एक जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि जो टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, या किसकी मौत पर है? तो इट्स नॉट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, बट इट्स अबाउट हुम, इट्स द पुअर पीपल हु हैव बीन बरीड इन विलेज ग्रेवयार्ड। जो एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, विच यू हैव रेड, दैट्स वेरी पॉपुलर। आपने देखा होगा कि वह किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की डेथ पर नहीं, बल्कि वह किस पर लिखी गई है? वह अगर आप देखेंगे कि पुअर पीपल के, गांव के गरीब लोग जिन्होंने गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी है, जो कि कब्रों में लेटे हुए, शाम का समय है, पोयट एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, और सूरज ढलने वाला है, जो भी जानवर है दे आर जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम देयर फील्ड। यू फाइंड दैट पिक्चर, दैट मंजर यू फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर विलेज एरिया का, जैसे गोधूली बेला का जो समय है, सच अ थिंग वी फाइंड। तो लेकिन जो पोएट है वह जो है एलिजाइक मूड में है, लैमेंट्स, और वो कहता है कि दीज आर द पुअर पीपल, दे आर बरीड डाउन, एंड ही वांट्स द रिच पीपल नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, कि हमें गरीबों की लाइफ स्टाइल पर हंसना नहीं चाहिए। वो ये भी कहता है यहाँ बहुत सारे मिल्टन दफन है, बहुत सारे ओलिवर क्रामवेल दफन है, उनको मौका नहीं मिला। इफ दे गेट अपॉर्चुनिटी तो शायद वो भी मिल्टन की तरह फेमस होते, वो भी ओलिवर क्रामवेल की तरह फेमस होते। तमाम चीजें आप पाएंगे। तो वो जो है वह जो है फेमस है। वहां से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वह एलजी में लिखी गई, वह एलजी हीरोइक कपलेट में लिखी गई। ये चीज आप ध्यान में रखिए। वह एलजी थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन द चर्चयार्ड हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, और क्वार्ट्रेन स्टैंजा फॉर्म में। क्वार्ट्रेन स्टैंजा का मतलब 4 लाइन्स स्टैंजा, 4 लाइन्स स्टैंजा में है, और हीरोइक कपलेट में लिखी। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान। सेटिंग कहाँ पर है? विलेज एरिया पर। किसके बारे में? रस्टिक पीपल के बारे में। और फिर पोएट क्या करता है? पोएट एक ही नसीहत देता है कि हमें गरीबों की लाइफ स्टाइल पर हंसना नहीं चाहिए। इसलिए चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, हर आदमी को मरने के बाद एक दिन इसी कब्र का हिस्सा बनना। ईच वन विल बी बरीड इन देयर नैरो
इन हिज नैरो सेल। हर आदमी अपनी नैरो सेल अपने उसी छोटी से कब्रिस्तान में दफन करता है। तो सच अ थिंग यू फाइंड। इसके अलावा अगर आपको याद होगा जो क्वेश्चन और पूछा गया है उसमें से एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जो मैं नहीं कहता कि वो पेस्टोरल एलर्जी का तो कॉन्सेप्ट बता है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि ब्रेक 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 एक बहुत फेमस एलर्जी है जो टेनिशन ने लिखा है। किसकी मौत पर लिखा हुआ? अपने दोस्त आर्थर हेनरी हैलम की मौत पर। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि ये एलजी है, किसकी मौत पर लिखा गया है। एलजी का डिफिनेशन तो सबको पता ही है कि इट्स अ पोएम कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। तो जो ब्रेक ब्रेक है वो किसकी मौत पर लिखा गया है? टेनिशन के दोस्त आर्थर हेनरी हैलम की मौत पर लिखा गया है। और ब्रेक 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 जो है यह इन मेमोरियम का पार्ट है। इन मेमोरियम उनकी लांगर पोयम है, यह उसका हिस्सा था। लेकिन सिलेबस में अक्सर करके हम लोगों को ब्रेक 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 ही पढ़ाया जाता है। व्हेन आई वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देन तब वो इन मेमोरियम का हिस्सा पढ़ने को मिला थोड़ा। रिमेम्बर दैट। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि आखिर ओ कैप्टन माई कैप्टन किसने लिखा है? हम सारे लोगों को पता है कि ओ कैप्टन माई कैप्टन वाल्ट विटमैन का पोयम है। और यह एलिजी है और किसकी मौत पर लिखा गया है? अब्राहम लिंकन, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की मौत पर लिखा गया है। और यह जो एलिजी है ओ कैप्टन माई कैप्टन एड्रेसेस या इट्स अ ट्रिब्यूट टू हुम? इट्स अ ट्रिब्यूट टू अब्राहम लिंकन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, या वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको उनका उनके लिए। और ये जो वो कैप्टन माई कैप्टन है, यह किसका हिस्सा है? यह एक पोयम का हिस्सा है जिसका नाम है व्हेन द लिलैक्स डोरियार्ड ब्लूम्ड करके। व्हेन द लिलैक्स डोरियार्ड ब्लूम वाल्ट विटमैन का लांगर पोयम है, उसमें का वो हिस्सा है वो कैप्टन माई कैप्टन। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि देयर आर सम इम्पोर्टेंट एलिजीज, देयर आर सम इम्पोर्टेंट एलिजीज व्हिच यू हैव टू टेक। कुछ इम्पोर्टेंट एलिजीज हैं जिसे कि आपको कवर करना है, या कुछ इम्पोर्टेंट एलिजीज है जहां से आप चीजों को जो है जहां से आप चीजों को ले सकते हैं। बाकी जो है तो बाकी अगर आप देखेंगे कि कुछ अलग चीजें हैं, जैसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि एलजी का जो शुरुआत हुआ वो चौसर के जमाने से ही। चौसर का जो समय था, चौसर के जमाने में आता है कौन सा? आता है दप्पर, PEAR। चौसर के समय में दप्पर लाता है। पर्ल के अलावा जो है बुक ऑफ डचेस है। ये सब चीजें रही है जिसमें एलिजाई क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जो बुक ऑफ डचेस रहा ये चौसर का ही वर्क रहा। बुक ऑफ डचेस तो चौसर का ही वर्क रहा। तो ये मेडिवल एलिजीज और आप कह सकते हैं कि ड्रीम एलिग्री का और मेडिवल एलिजीज का एग्जाम्पल। अगर कभी ये पूछा जाता है कि मेडिवल एलिजीज का, तो मेडिवल एलिजीज के दो एग्जाम्पल, एक आपका पर्ल PEARL और दूसरा आपका कौन सा रहा है? चौसर का बुक ऑफ डचेस। ये दो पॉइंट। जो एलजी है उसकी शुरुआत तो ग्रीक से आया, फिर लैटिन में भी आया। लैटिन पोएट जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया आपका जो है उनको वर्जिल को। और इसके अलावा जो है जो ग्रीक पोएट थे थियोक्रिटस को लेकर के बात हुई है। लेकिन जब ग्रीक में एलजी लिखा जाता था तो एक स्पेसिफिक मीटर को फॉलो किया, और उस मीटर में जो होता था एक लाइन आयाम्बिक हेक्सामीटर में होता था, तो एक लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में होता था। आयाम्बिक हेक्सामीटर का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो 6 फीट और 12 सिलेबल। आयाम्बिक हेक्सामीटर 6 फीट और 12 सिलेबल। आयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि 5 फीट और 10 सिलेबल। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलती। अब अगर और देखा जाए तो एक और एलजी है जो बड़ी फेमस रही है, वह रहा है इन मेमोरी ऑफ W.P. गेट्स। मॉडर्न एलजी का एग्जाम्पल है। और W.H. ऑर्डेन ने लिखा। किसने लिखा है? W.H. ऑर्डेन। और ये जो है ये मॉडर्न एलजी का एग्जाम्पल है। और W.P. गेट्स की मौत पर लिखा गया है। जो इस तरह की जो मॉडर्न एलजी होती है खास करके उसमें ये दिखाया जाता है कि पोएट जो है किसी भी चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेता। मॉडर्न एलजी में अगर आप देखेंगे कि जैसे अभी तक जो ट्रेडिशनल एलजीज थी, ट्रेडिशनल एलजीज में द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग का मतलब कि अभी कंपेंसेशन के रूप में लिया जाता था कि बहुत बड़ा क्षति हुआ है, बहुत बड़ा कंपेंसेशन है, इस तरह की चीजों को। लेकिन मॉडर्न एलजी में पोएट ये दिखाने की कोशिश करता है कि लोगों का सेंसिबिलिटी चेंज हो रही है, लोगों का थॉट चेंज हो रहा है। दे आर नॉट टेकिंग द डेथ ऑफ W.P. येट्स, अ वेल नोन पोएट हु गॉट नोबेल प्राइज। जब वो डाई
उनकी मौत होती है, उनकी मौत पर जब डब्ल्यू गेट्स की मौत पर लिखते हैं तो ये दिखाते हैं कि उनकी डेथ को सोसाइटी ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोसाइटी इसको ऐसा ट्रीट करती है कि यह तो डे टू डे इवेंट है और डब्ल्यू गेट्स चले गए तो कोई बड़ी घटना नहीं है। तो मॉडर्न एलजी और ट्रेडिशनल एलजी में यही फर्क होता है कि ट्रेडिशनल एलजी में किसी की मौत को एक बड़ी घटना मानी जाती है, अब बिग लॉस के रूप में देखा जाता है। लेकिन मॉडर्न एलजी में किसी की मौत को जो है एक माइनर इंसिडेंट के रूप में लिया जाता है, वह केवल एक छोटी सी घटना के रूप में केवल ट्रीट किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? डब्ल्यू एच ऑर्डन मॉडर्न एज के पोएट है, उनका पूरा नाम है वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन। डब्ल्यू एच ऑर्डन की जो पोयम है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू, उसको लिया। सो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा एलजी का एक और टाइप होता है, इसका मतलब इसका नाम है डर्ज, DIRGE। जो डर्ज है वह क्या होता है? शार्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी। ध्यान से सुनिएगा कि डर्ज इज अ टाइप ऑफ एलजी बट डर्ज इज अ शार्टेस्ट फॉर्म एलजी, एलजी का सबसे छोटा रूप। और जो डर्ज है, यह डर्ज क्या होता है? डर्ज के बारे में कहा जाता है वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ माने कष्ट, कष्ट जो होता है पेन का पराकाष्ठा होता है, क्लाइमैक्स होता है। तो जब दुख बहुत ज्यादा और उस दुख को या उस संवेदनाओं को आप जो है चंद लाइनों में अभिव्यक्त करते हैं तो उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाएगा? उस पार्टिकुलर चीज को दर्ज कहा जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, एलजी के टाइप में पेस्टोरल एलजी है, एलजी के टाइप्स में दर्ज है, एलजी के टाइप में त्रिनोडी है और एलजी के टाइप में मोनोडी, MONODY। त्रिनोडी THRENODY, त्रिनोडी, मोनोडी, दर्ज, पेस्टोरल। दर्ज क्या है? शार्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी, एलजी का सबसे छोटा रूप है और वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये भी किसी पार्टिकुलर पर्सन की डेथ को लेकर के डील करता है। और दूसरा चीज अगर आप देखिएगा इसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो दिखाई जाती है कि दर्ज जो है, आप ये समझिए कि कुछ ऐसा चंद लाइनें हो सकती हैं जो किसी ड्रामा में भी हो सकता है, जो कहीं और कहीं का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह एलजी का रूप रहेगा। अब जैसे अगर आपको याद होगा कि शेक्सपियर का एक चंद लाइनें हैं जिसका एक एग्जांपल है फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइफ। यह शेक्सपियर का एक लाइन है या एलजी है जो उन्होंने अपने ड्रामा में यूज किया है कि फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। ये चीज जो है किसका एग्जांपल है? डर्ज का एग्जांपल। इसके अलावा विलियम कॉलिंस का एक पोयम है अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन शेक्सपियर का ड्रामा है, तो वहां से एक सॉन्ग लिया गया है, लेकिन उस पर जो है विलियम कॉलिंस ने लिखा हुआ है और विलियम कॉलिंस ऑथर है। और पोयम का नाम है अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलाइन, वह भी किसका एग्जांपल है? डर्ज। अब उसके बाद आता है कि थ्रीनोडी क्या है? थ्रीनोडी और डर्ज अलग नहीं है, दोनों एक। थ्रीनोडी इज इक्विवेलेंट टू डर्ज या डर्ज इज इक्विवेलेंट टू थ्रीनोडी। ये कहा जाता है थ्रीनोडी इज नाउ यूज मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर डर्ज। डर्ज और थ्रीनोडी एक ही चीज, अलग से नहीं। एक और रूप आता है मोनोडी। जो मोनोडी है वो क्या है? मोनोडी के लिए कहा जाता है कि मोनोडी जो है, यू विल कम टू नो, यह भी एलजी है या एक तरह का दर्ज का ही एक रूप है जिसका थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, लेकिन इसमें सिंगल लैमेंटिंग पर्सन। इसकी सबसे बड़ी डिफिनेशन क्या है? सिंगल लैमेंटिंग पर्सन। केवल एक आदमी आपको विलाप करता हुआ मिलेगा, वो भी पोएट। सिंगल लैमेंटिंग पर्सन, मोनो माने ही सिंगल होता है। तो मोनोडी फॉर एन एलिजी आर डर्ज which is presented as the utterance of a single person। इसमें जो सिंगल पर्सन का utterance होता है, the speaker is only one, whatever he utters, whatever he says, you find the utterance of a single person। जॉन मिल्टन का लिसिडास जो 1637 में आया है, वह किसका एग्जाम्पल है? वह आपका जो है मोनोडी का एग्जाम्पल। इसके अलावा मैथ्यू अर्नॉल्ड का थायरिसिस भी मोनोडी का एग्जाम्पल। अब अगर उसकी सेटिंग पेस्टोरल एरिया में होगा तो पेस्टोरल एलिजिबिलिटी वो कही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ वो मोनोडी का भी एग्जाम्पल है, बिकॉज उसमें जो एक्सप्रेशन है सिंगल पर्सन का अटर्ड है या सिंगल पर्सन का एक्सप्रेशन।
So in this way, you came to know about what? In this way, you came to know about LG, types of LG और उसका character. Now it's time to go with question. अभी तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें हैं. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, एक एक क्वेश्चन में कोशिश करूंगा सबसे हो जाए. सबसे पहले मैं तो और जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही अपना माइक ऑन करेगा, वही अनम्यूट करेगा और आंसर देने के बाद म्यूट करेगा. मैं सबसे पहले सोनिया जी से जानना चाहूंगा कि सोनिया जी, इफ जस्ट आई वांट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी. Sir, it is a poem on the death of someone, on the death of someone or the loss of anything, any person, written इन in दिस वे यू, English matter. प्लीज म्यूट. जी सर, एलिजिंग मैटर में लिखी जाती है सर. एलिजाइक मीटर में लिखी जाती है. ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए. सो इन दिस वे यू केम टू नो, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन. मैंने एक क्वेश्चन लिया सोनिया जी से कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलजी. ऑलरेडी यू नो कि शी टोल्ड टू ऑल ऑफ अस एलजी इज व्हाट, अ टाइप ऑफ सॉन्ग या अ टाइप ऑफ पोएम composed on the death of someone or the loss of anything, written in elegiac meter. जब इसका एक एलिजाइक मीटर होता था, खास करके जब यह ग्रीक में आया था, तो ग्रीक में यह एक एलिजाइक मीटर में लिखा जाता. तो मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा कि ग्रीक में जब यह एलिजाइक मीटर में लिखा जाता था, तो वह जो एलिजाइक मीटर था वह क्या था? एलिजाइक मीटर क्या था? ग्रीक में सर क्वार्टरन स्टेंजम लिखा जाता था सर. समझ नहीं पा रहे सर क्वेश्चन आपका. मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने बताया था कि जब एलजी ग्रीक में लिखा गया था तो एक स्पेशल मीटर का यूज किया जाता था. वह जो मीटर होता था एलिजाइक मीटर होता था. और उस एलिजाइक मीटर में आप क्या देखते हैं? आप उस एलिजाइक मीटर में ये देखते हैं कि वहां पर जो है, वहां पर आयाम्बिक पेंटामीटर और आयाम्बिक हेक्सामीटर का यूज किया जाता हेक्सामीटर. है. यस सर, यस आयाम्बिक पेंटामीटर और आयाम्बिक हेक्सामीटर. जी. और आप ये देखते हैं जब आयाम्बिक पेंटामीटर और आयाम्बिक हेक्सामीटर का यूज किया जाता था, तो जो आयाम्बिक पेंटामीटर था इसका मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल का लाइन. आयाम्बिक हेक्सामीटर का मतलब कि 6 फीट और 12 सिलेबल. एक लाइन आयाम्बिक हेक्सामीटर में चलती थी और दूसरी लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में चलती. तो अगर कभी एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीक में जब एलजी आई तो वहां पे स्पेशल मीटर का यूज किया जाता, एलिजाइक मीटर. तो वह एल्जाइक मीटर कौन सा था? वह एल्जाइक मीटर वह था जिसकी एक लाइन आयाम्बिक हेक्सामीटर में और दूसरी लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर. आयाम्बिक हेक्सामीटर का मतलब 6 फीट और आयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल. मैं ममता जी से जानना चाहूंगा कि ममता जी, जो एलिजी है, स्पेशली यू विल कम टू नो कि ग्रीक में ये शुरू हुआ. ग्रीक के एक पोएट थे जो सिसिलियन आइलैंड से बिलोंग करते थे. या किसी दो पोएट्स का नाम बताइए जो ग्रीक और लैटिन में एलिजी को आगे बढ़ाए. ग्रीक और इटली में अभी नाम मेंशन. ममता. आगमन त्रिपाठी जी. सर थियोक्रिटस और वर्जिल. या गुड. थियोक्रिटस एंड वर्जिल. अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि थियोक्रिटस और वर्जिल ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि वहां से उसकी शुरुआत होती है और वह उसको आगे बढ़ाते हैं. थियोक्रिटस एंड वर्जिल.
तो तो अभी तक जो हम लोग जो बात कर रहे थे उसको लेकर के बात कर रहे थे कि आखिर ये जो थियोक्रिटस और वर्जिल का जो कॉन्सेप्ट है उस पार्टिकुलर चीज को अगर आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें रही, तो उनमें से एक चीजें नजर आती हैं कि हाँ ये चीजें रही हैं या इन चीजों को हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैं रकीम जी से जानना चाहूंगा। रकीम जी, जो बुक ऑफ डचेस है, जो मेडिवल एलजी का एग्जांपल है, ये किसने लिखा है बुक ऑफ डचेस? सर जियोफ्री चाउसर। जियोफ्री चौसर ने लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो है मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्रेक 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 किसका है? सर ब्रेक 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 टेनिसन का है सर। ब्रेक 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 टेनिसन का। शमामा? यस सर। एक मॉडर्न एलजी का एग्जांपल है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स किसने लिखा है और किसकी मौत पे लिखा है? इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, विलियम बटलर येट्स। इसको W.H. ऑर्डेन ने लिखा है। किसकी मौत पे लिखा है? इट्स रिटन बाय W.H. ऑर्डेन ऑन द डेथ ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। ऑलरेडी उसमें पता चल रहा है ना, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। सर इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू के डेथ पे लिखा गया है। एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न एलजी। किसका एग्जांपल है? मॉडर्न एलजी का एग्जांपल। जी। अच्छा, दूसरा चीज जो है मैं सुरभि जी से जानना चाहूँ। सुरभि जी गुड मॉर्निंग। जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा कुछ और भी एलजीज रही है जिसमें पेस्टन एलजी का एक खूबसूरत जिक्र होता है। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसने लिखा है, कब पब्लिश हुआ है, उसका स्टैंजा फॉर्म क्या है? जस्ट टेल मी अबाउट एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। सर थॉमस ग्रे ने लिखा है। थॉमस ग्रे ने लिखा है। और कब पब्लिश हुआ है? 1751। सर 1751 में पब्लिश हुआ है। और पेस्टरल एलजी का एग्जांपल है। स्टैंजा फॉर्म क्या है? ऑक्टेव, सेस्टेड या क्वार्टरन? सर क्वार्टरन। इसमें लिखा गया ब्लैंक वर्ड्स में, हीरोइक कपलेट में या फ्री वर्ड्स में? सर ब्लैंक बस। हीरोइक कपलेट सॉरी में सर लिखा गया। सर हेरोइक कपलेट में सर द सीजन है ब्लैंक बस। सॉरी सर। क्वेश्चन पूछे जा Yes, चुके हैं। म्यूट कर लो। So in this way you will come to know that I have asked the questions related to LG written in a country churchyard. LG written in a country churchyard is an example of pastoral LG which published in 1751, and you will get another point कि ये जो LG रही है इसमें जो है you find कि the poet shows his sympathy toward the poor people who are no more in this world, who are buried in village graves वहाँ पे। और यह किसमें? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट के अलावा आप ये देखते हैं कि ये जो पोयम रही है एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, क्वार्टरन स्टैंजा फॉर्म में है। द इवनिंग टाइम का है जहाँ पे द पोएट इज सिटिंग इन अ विलेज ग्रेवयार्ड। विलेज ग्रेवयार्ड में वो बैठा हुआ है। एंड यू फाइंड दैट कि द फार्मर्स and the animals, they are coming back from their field and going to their home, such a thing. And in this elegy there is a warning from the side of the poet to the rich people not to laugh at the condition of the poor people. इस तरह की चीजें बताई गई। नेहा? Yeah, just I want to know what is the definition of dirge, D-I-R-G. Dirge का क्या definition? Sir, dirge shortest form of LG. Dirge is a Shortest form of LG. ठीक है। और Versified expression of grief on the occasion. बहुत अच्छा कि वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो उससे जुड़ा हुआ है।
एक तो डर्ज जो है आपका क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी है, वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है। ठीक है, वो मैं वर्तिका जी से जानना चाहूंगा, वर्तिका जी डर्ज का इक्विवेलेंट क्या है, थ्रीनोडी या मोनोडी? Trinody. थ्रीनोडी। Trinody. थ्रीनोडी इज एक्विवेलेंट टू डर्ज, इसका मतलब जो काम डर्ज का है वही काम थ्रीनोडी का, दोनों उसके एक्विवेलेंट है। थ्रीनोडी की स्पेलिंग क्या है? THRENODY। शीतल से मैं जानना चाहूंगा, शीतल मोनोडी क्या है? व्हाट इज मोनोडी? MONODY। जी सर। सर मोनोडी एलर्जी मतलब एलर्जी का लॉन्ग शॉर्ट डर से मतलब बड़ा है, जो और? प्रेजेंट सर प्रेजेंट सिंगल पर्सन की डेथ पर। द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोनोडी, मोनो माने सिंगल, ऑलरेडी उससे ध्यान में रखना, कुछ आपको नहीं ध्यान में रखना, ओनली वन थिंग कि द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। मोनोडी जी मीन्स सर। द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। ठीक है, ओके। गोपाल जी मैं जानना चाहूंगा कि टेल मी अबाउट पेस्टोरल एलिजी, जो पेस्टोरल एलिजी का कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए। Yes, sir. Sir, pastoral elegy is a kind of elegy in which the death of a shepherd or shepherdess is actually the author mourns here. This word comes from the Latin word pastor, meaning shepherd or shepherdess. Pastoral elegy comes from the comes from the genre of Theocritus. Comes from Theocritus, yes. And in pastoral elegy, the author becomes a shepherd, presents himself a shepherd, and mourns the death of another shepherd. Can you tell me, can you explain the word pastor came from which language and what does it mean? Yes, pastor came from Latin, the Latin language, and the meaning of it is shepherd or shepherdess. Okay, so in this way you will come to know that I had taken a question from Gopal ji, and what was that question? That question, ki please explain pastoral elegy, and you will come to know that he defined ki pastoral elegy is a type of elegy in which you find that it has setting, where it has setting in rural area, yeah, in village area, and you find what you find, the mourns of shepherd and shepherdess on the death of someone, means a particular shepherd laments on the death of another shepherd. This particular thing you find, and the word pastor came from the Latin word which means, the word pastoral came from the Latin word pastor which means shepherd and shepherd. तो इसका जो सेटिंग होता है रूरल एरिया का होता है, ग्रामीण एरिया का सेटिंग होता है, जहाँ पे जो है शेफर्ड और शेफर्डेस क्या करते हैं, उनका अपना मॉर्निंग दिखाया जाता है, उनका अपना वीपिंग दिखाया जाता है, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। और ये चीज अगर आप देखेंगे कि थियोक्रिटस ने और साथ ही साथ वर्जिल ने इस चीज को कैसे जो है कंपोज किया है या आगे बढ़ाया हुआ है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पेस्टोरल एलजी के हैं, जितने भी मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि इंग्लिश पोइट्री में काफी एग्जांपल्स हैं उसके। नाउ आफ्टर गोपाल जी, इफ़त से मैं जानना चाहूंगा, इफ़त की वाल्ट व्हिटमैन ने एक एलजी लिखा है और अब्राहम लिंकन की डेथ पर, उसका नाम क्या है? कैप्टन माई कैप्टन। वो कैप्टन माई कैप्टन। वो कैप्टन माई जी कैप्टन कहाँ से लिया गया है, किसका हिस्सा? सर फिर से रिपीट कर देना एक बार। जो वो कैप्टन माई कैप्टन है, एन एलजी कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिकन पोएट, उसने जो आपने बताया कि अब्राहम लिंकन की डेथ को लेके बात की गई है। जो कैप्टन माई कैप्टन जो एलजी है, एक उनकी लांगर पोयम का हिस्सा है। सर ये When अब सर इस टाइम the lilac dooryard bloomed करके, when the lilac dooryard bloomed, remember this point, beautiful. Now just I want to know to ब्रजपाल जी ये बताओ कि एडोनाइस किसने लिखा है? Who has written एडोनाइस? हेलो जी सर। जी जी सर। एडोनाइस किसने लिखा है? सर एडोनाइस सर पीवी सेलन लिखा है सर। पीवी सेलन ने सर जॉन कीट्स की डेथ पर। जॉन कीट्स की डेथ पर। तो एडोनाइस पीवी शेली ने जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा है।
अंबिका Yes, sir. लिसिडास किसने लिखा है? जी सर, लिसिडास मिल्टन सर, किसकी डेथ पर? जॉन मिल्टन, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर, ठीक है। सारिका मैडम, इसके अलावा ये बताइए कि थायरिसिस किसने लिखा है? मिथिलेश भाई। हेलो। जी मैडम। हाँ सर, क्वेश्चन पूछिए। थायरिसिस किसने लिखा? अरे मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ओके, ठीक है। थायरिसिस किसकी डेथ पर है? थायरिसिस उनके दोस्त आर्थर ह्यूज क्लब की डेथ पर लिखा गया, आर्थर ह्यूज क्लब। मिथिलेश भाई आप बताइए, स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड सर। मैथ्यू अर्नोल्ड लिखा है। क्या इसमें किसी की डेथ पर है? यस सर। किसकी डेथ पर? जो आपका स्कॉलर जिप्सी है, इट्स नॉट ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, इट्स अल्टीमेटली व्हाट, इट्स अबाउट द लॉस ऑफ द थिंग, द लॉस ऑफ कल्चर, द लॉस ऑफ गुडनेस, द लॉस ऑफ मोरालिटी, ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड उस वहां। इट्स नॉट ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन। तो जो थायरिसिस है, ये तो समझ में आता है कि हाँ उन्होंने अपने दोस्त की मौत पर लिखा, आर्थर ह्यूज क्लब की मौत पे लिखा। लेकिन जो आपका ये है स्कॉलर जिप्सी है, यह पर्सन की डेथ पर नहीं है, या पर्सन की डेथ पर नहीं है, बल्कि यह किसके ऊपर है? यू विल कम टू नो कि यह जो है पार्टिकुलर चीज की वो जो है रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? वो पूरा का पूरा यू विल कम टू नो कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ गुडनेस, लॉस ऑफ मोरालिटी, उससे रिलेटेड। एंड अदर थिंग जस्ट आई वांट टू नो टू आशीष जी कि आशीष जी, जो जॉन मिल्टन ने जो लिसिडास लिखा, किसकी डेथ पर लिखा है? सर एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा, ठीक। पूनम, पूनम शादाब, जी मेरा। हाँ, शादाब आप म्यूट करिए, पूनम की आवाज आ रही है। पूनम जी मैं जानना चाहता हेलो। जी, आपका बैकग्राउंड से आवाज होता है। एक और पोयम है जो किस्सा है, जो यू विल कम टू नो मैथ्यू अर्नोल्ड का है। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो पोयम है, जैसे अभी तक हम लोगों ने थायरिसिस पे बात किया, स्कॉलर जिप्सी पे बात किया, एक पोयम है और रगबाई चैपल। रगबाई चैपल इज एन एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल एलिजी। ये उन्होंने किसकी डेथ पर लिखा? On death of his father. ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है। उनके फादर क्या थे? उनके फादर एक स्कूल इंस्पेक्टर थे या टीचर? टीचर थे आई थिंक। ओके, टीचर, ठीक है। म्यूट करिए। शादाब जी सर। आप ब्रेक 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 के बारे में बताइए। It is a poem composed by Tennyson and its full title name In Memoriam, and it is composed on the death of Arthur Hallam. आर्थर हेनरी हैलम। Henry Hallam. आर्थर हेनरी हैलम, ठीक है। तो यू विल कम टू नो कि he just told to all of us कि break 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 is an elegy composed by whom? Lord Alfred Tennyson, who was the laureate poet after the death of William Wordsworth, and this particular elegy is composed in the memory of his bosom friend Arthur Henry Hallam, और उनके दोस्त थे प्लस उनकी सिस्टर के साथ उनकी एंगेजमेंट की हुई। एंड यू विल कम टू नो कि ये जो पूरा आपका पोयम है, ये इफ यू गो विद द पोयम, तो यू विल कम टू नो कि पूरी पोयम 4 लाइन का 4 स्टैंजाज, 16 स्टैंजाज में है। इसमें फर्स्ट स्टैंजाज में पोएट अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है, सेकंड में वो देखता है फिशरमैन्स बॉय, सेलर्स लैड, उनको देखता है।
फिर उसके बाद थर्ड में स्टेटली शिप्स के बारे में बात करता है। फोर्थ में वह पोएम का कंक्लूडिंग वही करता है जहाँ से वह शुरू करता है। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट व्हाट, इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट दीज पोएम्स, जितना भी था उसमें से हम लोगों ने जो डिस्कस किया है। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि राना राना मैडम जुड़ी हुई है। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक सॉन्ग है और वह सॉन्ग शेक्सपियर का है, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। ये किसका एग्जाम्पल? इज इट द एग्जाम्पल ऑफ डर्ज, मोनोडी और थ्रेनोडी? जहाँ पे नाम लिखा वहां पे आप माइक टच करके अनम्यूट कर सकते हैं। मनोज शुक्ला जी की फैमिली जुड़ी है। मैडम आप बताइए, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। सर डर्ज। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डर्ज। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ। बरखा जी से मैं जानना चाहूंगा कि बरखा जी, देयर इज अनदर वर्क जो है आपका विलियम कॉलिंस का। और अगर याद होगा विलियम कॉलिंस जो है एक प्री रोमांटिक पोएट्स की कैटेगरी में आते हैं, और उन्होंने भी एक लिखा हुआ अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलिन। ये किसका एग्जाम्पल? अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलिन। जी सर डर जला भी। डर्ज का, ये भी हेलो डर्ज का एग्जाम्पल। जी सर जी, गॉड टू वाइस प्लीज म्यूट। डर्ज का एग्जाम्पल है, ठीक। So in this way you came to know about what? In this way you came to know about elegy। अब थोड़ा सा मैं लिरिक पे बात करूंगा कि जो लिरिक है वो भी क्या है कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। उस पर्सन जिससे मैं इंटरेक्ट नहीं हो पाया, वो लिरिक का के बाद हम लिरिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं उन्हीं से लूंगा। तो जो लिरिक है, लिरिक जो है क्या है? लिरिक इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड यू फाइंड दैट कि इन टूडेज एक तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन यही कि वह सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। एनी पोयम व्हिच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? लिरिक कहा जाता है। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर। जो वर्ड लिरिक है वो कहाँ से आया हुआ? ग्रीक वर्ड लायर से आया हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे कि अगर ये डिफिनेशन आता है कि एनी पोयम व्हिच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक, तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे सोनेट होगा वो भी लिरिक होगा, अगर आपका जो है ओड है तो भी लिरिक होगा, अगर आपका जो है एलिजी है तो भी लिरिक होगा। बस एक उसमें म्यूजिक का यूज होना चाहिए। उसमें किसका यूज होना चाहिए? म्यूजिक का यूज। अगर वो म्यूजिकल पोयम है तो वह लिरिक होगा। तो एक तो ये है कि एनी पोयम व्हिच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर। लायर मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लायर मीन्स LYRE, लायर मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब उसके बाद ये होता है कि लिरिक का इंपॉर्टेंस कब से हुआ है? लिरिक का इंपॉर्टेंस एलिजाबेथन एज से हुआ है। डिफिनेशन आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और एनी पोयम व्हिच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक, या म्यूजिकल पोयम जो भी होगा उसको लिरिक कहा जाएगा। एंड इवन यू फाइंड कि इन इंडियन मूवी देयर आर सो मेनी लिरिसिस्ट। जो लिरिसिस्ट बहुत सारे हैं जो संगीत देने का काम करते हैं इस पोयम के साथ। जो है अगर सिंगर कोई और है तो उस सिंगर या के साथ जो है सिंगिंग करने वाले के साथ कहीं ना कहीं लिरिसिस्ट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो लिरिसिस्ट जो होता है वो हमेशा म्यूजिक से रिलेटेड। सो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि व्हेन यू टॉक अबाउट लिरिक को लेकर के तो क्वेश्चंस क्या क्या लिरिक में आते हैं। एक तो सबसे पहला चीज कि लिरिक का सबसे बेहतरीन एग्जांपल एलिजाबेथन एज में देखने को मिला, जिसमें जो है खुद विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा। और ये कहा जाता है कि उनका जो सोनेट है हाईली लिरिकल, म्यूजिकल एंड एलिटरेटिव, उनके सोनेट को लेकर के। इसका मतलब कि शेक्सपियर का जो सोनेट है वो भी क्या है? लिरिकल है, म्यूजिकल है और एलिटरेटिव है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एडमंड स्पेंसर जो है वो बड़े लिरिसिस्ट रहे हैं एलिजाबेथन एज के, और उनके दो लिरिक रहे हैं। एक लिरिक आपका एपिथैलेमियन है और एक आपका प्रोथैलेमियन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एपिथैलेमियन मीन्स सेल्फ मैरिज सॉन्ग एंड प्रोथैलेमियन मीन्स अदर्स मैरिज सॉन्ग। और भी उन्होंने पोयम से लिखा, लेकिन एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन में म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। जब आप और चीजों को एक्सटेंड करते हैं या चलते हैं तो सर फिलिप सिडनी का भी कंट्रीब्यूशन एज अ लिरिसिस्ट रहा है। क्यों रहा है? उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट था, वो क्या था? एस्ट्राफेल एंड स्टेला। सर फिलिप सिडनी से पहले सर थॉमस यार्ड और हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे वो भी लिरिसिस्ट रहे थे। उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट क्या था? टार्टल्स मिससिलेनी।
एडमंड स्पेंसर का कलेक्शन ऑफ सॉनेट क्या था? एमोरिटी था। उसके बाद आप कहाँ पे आते हैं? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में आप जॉन डन को देखते हैं। जॉन डन का जो है हॉली सॉनेट उनका रहा है, बहुत सारी उनकी पोएम्स है। द फ्ली है, कैनोनाइजेशन है, गुड मारो है, अ वेल्डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार है, डेथ शैल नॉट बी प्राउड है। सो मेनी पोएम्स ऑफ जॉन डन वी फाइंड, जो कि उस एज से बिलोंग करते थे, मतलब उसके बाद आते थे, एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन एज में आते। तो ये सबको लिरिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें म्यूजिक का यूज किया गया है। ऐसे ही अगर जब आप और आगे चलेंगे तो आपको कौन सा कैवालियर पोएट्स नजर आए? कैवालियर पोएट्स में उसमें उन्होंने अपने आप को सन ऑफ बेन कहा, उन्होंने बेन जॉनसन को फॉलो किया, जिसमें जो है रॉबर्ट हेरिक है, लवलेस है, और उन लोगों ने जो है क्या किया कि कार्पडीम का कॉन्सेप्ट किया। कार्पडीम एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है सीज द डे। सीज द डे का मतलब कि समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है और भागते हुए समय का हमें यूज करना चाहिए। कार्पडीम एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर एज यू मूव तो यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जो है लिरिक में एक गैप आता है। फिर बहुत बेहतरीन लिरिक नहीं, जॉन मिल्टन ने लिखा, काफी खूबसूरत लिरिक लिखा प्यूरिटन एज में, लेकिन रेस्टोरेशन एज में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में और ऑगस्टन एज में लिरिक का उतना यूज नहीं था। हाँ, लिरिसिस्ट कुछ आते हैं, वो प्री रोमांटिक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें जो है जेम्स टॉमसन का द सीजन था, और उसके अलावा विलियम कॉलिंस का वो टू इवनिंग रहा है। विलियम कॉलिंस के अलावा जो है कूपर का पोयम द टास्क था। विलियम ओलिवर गोल्ड स्मिथ का डिजर्टेड विलेज रहा है। ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। रोमांटिक एज में लिरिसिस्ट बड़े आते हैं, जिसमें विलियम ब्लेक का द टाइगर एंड द लैम्ब, वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ऑफ द पोएम्स जो है वो लिरिक रही है। शेली का कोई जवाब नहीं रहा, और शेली को जो है क्वेश्चन शेली से पूछा जाता है कि सबसे बड़े लिरिसिस्ट इंग्लिश लिटरेचर के कौन है, तो शेली है। और रोमांटिक एज के भी सबसे पॉपुलर लिरिसिस्ट और इंग्लिश के लिटरेचर के भी सबसे बड़े लिरिसिस्ट शेली है। जॉन कीट्स भी अच्छे लिरिसिस्ट थे, लॉर्ड बायरन भी थे, गेटे भी थे, एस.टी. कॉलरिज भी थे, ये सब जो है बड़े लिरिसिस्ट में शुमार किए जाते हैं। विक्टोरियन एज में जो है टेनिसन एक बड़े लिरिसिस्ट है, जिन्होंने लिरिक 81 साल की एज में भी उन्होंने लिरिक लिखा, और वहां से क्वेश्चन कौन सा आया हुआ? क्रॉसिंग द बार। क्रॉसिंग द बार उनकी एक पोयम है, जिसको स्वान सॉन्ग कहा जाता है या डेथ सॉन्ग कहा जाता है, कि पोएट मरने से पहले अपनी मौत का जिक्र किसी पोयम में करे तो वह स्वान सॉन्ग या डेथ सॉन्ग होता है। उसका एग्जांपल क्या? क्रॉसिंग द बार है, जो लिरिक है। ही कंपोज दैट लिरिक एट द एज ऑफ 81। उन्होंने उसको एज ऑफ 81 में लिखा है। और इसके अलावा उनकी और बहुत सारी लिरिक रहे हैं। रॉबर्ट भी बहुत अच्छे लिरिसिस्ट रहे, ऑप्टिमिज्म उनका रहा है। और इसके अलावा लिरिक में आप देखेंगे कि मैथ्यू आर्नोल्ड का भी जो पोयम रहा वो भी लिरिक उन्होंने कंपोज किया हुआ है। और हार्डी की पोयम में लिरिक रही। हार्डी का पोयम चाहे कोई भी आप पोयम ले लीजिएगा, अनबार पॉपर चाइल्ड रहा है, द कन्वर्टेंस ऑफ ट्वेंस रहा है, और डार्कलिंग थ्रस रहा है, आफ्टर वर्ड्स रहा है। इफ यू टेक दीज पोयम्स यू विल कम टू नो कि उन्होंने इसका जिक्र बहुत अच्छे ढंग से। सो वी ऑल हैव टू गो विद दिस। मॉडर्न एज में थोड़ा सा लिरिक कम रहा है, लेकिन विलियम बटलर येट्स ने लिरिक का यूज किया, और विलियम बटलर येट्स की लेक आइला इनिस्क्री रही, वह एक अच्छी लिरिक मानी जाती है। सो रिमेम्बर दैट कि जस्ट टेकिंग टू सम क्वेश्चंस जो मैं नहीं लिया था, कंचन मैडम से मैं नहीं हुआ था। कंचन मैडम, जो गुड मॉर्निंग लिरिक सर। है, लिरिक या गुड मॉर्निंग, लिरिक कहाँ से आया है? द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम विच वर्ड, और उसका क्या मतलब? आप सर म्यूट कर लीजिए सर सर जी। sir, would you take class after this topic, meaning lyric? Actually, I have certain work, sir, so I have to leave, sir. No, I will take only 2 or 3 minutes. Okay, thank you. So should I leave, sir? Yeah, you can. Yeah, Muhammad Ali. ग्रीक वर्ड्स था, ग्रीक वर्ड्स। The word lyric came from the Greek word. लिरिक्स, CS. Greek word lyre, 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 which means musical instrument.
which means Yes, musical sir. instrument. ठीक है, सबा आवाज जा रही है? सबा, कंचन मैडम, क्या कह रही हैं? सर वॉइस क्लियर नहीं है सर, पुअर नेटवर्क जा रही है आवाज। और लोग मीटर से इतना मिलेगा। और लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ कंचन मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि जो रोमांटिक एज के जो सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं उनका क्या नाम? जय सिंह जी, जय सिंह, या मिथिलेश जी? हाँ सोनिया, आवाज जा रही है सोनिया? यस सर। रोमांटिक एज के सबसे बड़े लिरिसिस्ट का नाम? सर पीबी शैली। पीबी शैली। पीबी शैली की कुछ पोएम्स का नाम बताओ। सोनिया आप ही बताइए, पीबी शैली की कुछ पोएम्स का नाम। जी सर, एक तो इनकी ये एलिजी है एडोनिस, एंड पोएम्स में मेरा कहने का मतलब है कि उनका जो है ओड टू द वेस्ट विंड ध्यान में रखना चाहिए, ओड टू स्काई लार्क ध्यान में रखना चाहिए, ओड, उनके जो ओड है वो सब के सब जो है किसके एग्जांपल है? लिरिक के एग्जांपल है, वो सब के सब लिरिक के एग्जांपल। सुनील जी? यस सर। इसके अलावा टेनिसन ने एक लिरिक लिखा था जो एट द एज ऑफ 81 लिखा था, उसका क्या नाम? क्रॉसिंग द बार सर। क्रॉसिंग द बार। क्रॉसिंग द बार ये कैसी पोयम है? उनका स्वाल सॉन्ग है? स्वाल सॉन्ग यस आर्टिस्ट सर। ओ ठीक। ममता जी? अभी मैंने जिक्र किया था एडमंड स्पेंसर ने कि उनकी दो पोयम है जो एक अच्छी लिरिक का एग्जांपल है, उसका जो है नाम क्या है? एपिथेलियम और प्रोथेलियम। एपीथैलेमियन। एपीथैलेमियन। एपीथैलेमियन से क्या मतलब है? सेल्फ मैरिज। और प्रोथैलेमियन? अदर मैरिज, संग ऑन अदर मैरिज। अदर्स। आगमन जी? जी सर। द टाइगर एंड द लैम्प किसने लिखा है, जो काफी फेमस लिरिक? द टाइगर एंड द लैम्प। सर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, आवाज नहीं आ रही सर। Who wrote the Tiger and the सर ये Lamb? नहीं The पता। famous. You will come to know, इसको विलियम ब्लेक ने लिखा। एक चीज पूछा जा चुका है, द टाइगर एंड द लैम्प विलियम ब्लेक ने लिखा है। द टाइगर जो है ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है, और जो लैम्ब है वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। द टाइगर कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड, सॉरी द टाइगर डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड एंड द लैम्ब कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड को प्रेजेंट करता है। रकीम जी? यस सर। द सीजन किसने लिखा है? फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट जेम्स थॉमसन ने लिखा है। मिस कर गए हैं? मिस कर गए हैं आपको तो कई बार। यस सर। जेम्स थॉमसन द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट, द सीजन उन्होंने लिखा है। शमामा? यस सर। लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री किसने लिखा है? लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बहुत ही पॉपुलर लिरिक है, किसने लिखा? W.B. येट्स की पोयम है। W.B. येट्स, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। और W.B. येट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। काफी बड़े लिरिसिस्ट
म्यूट कर लीजिए। सो इन दिस वे यू केम टू नो कि हम लोगों ने लिरिक को कवर किया हुआ है और उसके बाद जो है उन सब चीजों को हम लोग गए हुए हैं या ज्यादातर चीजों को हमने किया हुआ। और इवनिंग में हम लोग जो है एक अभी मैं मैसेज डालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इवनिंग में भी हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स पे लेकर के आपसे बात करूँ। थैंक यू सर।